नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी श्रोताओं से निवेदन भी करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मैं आपको एक राजकुमारी के जीवन की बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनाने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस कहानी को वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनें। बहुत पुराने समय की बात है। पेरू राज्य में एक कामरू नाम का राजा राज किया करता था। वह राजा बड़ा ही कुलीन और कामुक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा वेश्याओं का नाच गाना देखता और अपनी रंगरेलियों में डूबा रहता था। संतान न होने के कारण उसे रानी जौहर से भी कोई खास लगाव नहीं था। उसकी रानी जौहर धार्मिक प्रवृत्ति की एक पतिव्रता नारी थी, परंतु संतान न होने के कारण रानी जौहर भी हमेशा चिंता में रहती थी और कई दिन बीमार पड़ी रहती थी। कहते हैं सच्चे दिल की पुकार भगवान हमेशा सुनते हैं। एक दिन रानी जौहर के मन की पुकार भी भगवान के चरणों तक पहुंच ही गई और विवाह के 14 सालों बाद रानी जौहर ने गर्भ धारण कर लिया। रानी जौहर ने यह खुशखबरी राजा को सुनाई तो वह खुशी से फूला ना समाया और पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए वह उसके दुनिया में आने का इंतजार करने लगा। कामरू को संतान के रूप में बस पुत्र ही चाहिए था जो उसके मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी बनकर राज्य का कार्यभार संभाल सके, परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। ठीक 9 महीनों बाद रानी जौहर ने चंद्रमा के समान एक बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। उनके पति कामरू को जब यह समाचार मिला तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक ही पल में उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह फिर से रानी जौहर से कटा रहने लगा। उसने रानी जौहर से कहा कि उसे पुत्री के पैदा होने की कोई खुशी नहीं है और वह इस पुत्री का मुंह भी नहीं देखना चाहता, इसलिए इसका लालन पालन महल के एक कमरे में ही होना चाहिए। अगर यह लड़की गलती से भी महल में घूमती फिरती नजर आई तो इसके साथ साथ वह रानी जौहर को भी अपने महल से निकाल देगा। रानी जौहर तो अपने पति के ऐसे बर्ताव की आदी हो चुकी थी, परंतु अपनी गोद में एक नन्ही परी के आ जाने से उसे अपने जीने की एक वजह मिल गई थी। उसने अपनी इस परी का नाम रेवती रखा और बहुत प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रेवती 10 साल की हो गई। उस समय 10 साल की उम्र में ही बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। रानी जौहर अपनी बीमारी से परेशान थी। वह चाहती थी कि उसके जीते जी ही उसकी पुत्री रेवती का ब्याह हो जाए और वह अपने ससुराल चली जाए। एक दिन उसने राजा कामरू से कहा, महाराज, हमारी पुत्री रेवती अब बड़ी हो गई है। अब आपको कोई अच्छा सा वर तलाश करके रेवती का विवाह करा देना चाहिए। कामरू राजा अपने मद में भले ही लीन रहता था, परंतु वह सामाजिक कार्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार बल्लभ सिंह के साथ रेवती का ब्याह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न करा दिया। उस समय शादी ब्याह के तुरंत बाद लड़कियों की विदाई नहीं होती थी, बल्कि फेरों की रस्म निभाने के बाद उन्हें पिता के ही घर में रखा जाता था और कुछ सालों बाद उनका गौना तय करके फिर अपने घर से उनकी विदाई की जाती थी। रेवती का भी ब्याह तो हो गया था, परंतु गौने की रस्म निभाकर उसकी विदाई कराने में अभी कई साल का समय बाकी था। इसी बीच रानी जौहर की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। जब रानी जौहर को ऐसा महसूस हुआ कि अब वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी तो उसने राजा कामरू को बुलवाकर कहा, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है और अभी हमारी पुत्री रेवती का गौना भी नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ कि आप हमारी पुत्री रेवती से बहुत नफरत करते हैं,
परंतु मेरे मरने के बाद वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे मरने के उपरांत आप रेवती को माता पिता दोनों का प्यार देंगे और जिस प्रकार आपने हमारी पुत्री रेवती की शादी पूरी धूमधाम से कराई है, उसी प्रकार धूमधाम से उसका गौना भी कराएंगे। राजा कामरू ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि वे इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। इस बात के कुछ ही दिनों बाद रानी जौहर का देहांत हो गया। अब रेवती महल में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब इस दुनिया में उसके पिता के सिवाय उसका कोई नहीं था। वैसे तो रेवती ने अपने पिता की अय्याशियों के किस्से अपनी माँ जौहर से खूब सुन रखे थे और वह भली भांति जानती थी कि उसके पिता उससे कितनी नफरत करते हैं, परंतु फिर भी वह एक बार अपने पिता से मिलना चाहती थी। उसने नौकर के हाथ संदेश भिजवाया कि राजकुमारी रेवती अपने पिता से मिलना चाहती है। राजा कामरू को रेवती से इतनी नफरत थी कि वह अब भी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, परंतु रानी जौहर को दिए हुए वचन से मजबूर होकर उसने अपनी पुत्री से मिलने का मन बना लिया और नौकर के द्वारा संदेश मिलने पर वह अपनी पुत्री से मिलने चला आया। राजा कामरू ने महल में आकर अपनी पुत्री को पुकारना चाहा, परंतु उसे तो उसका नाम भी ठीक से याद नहीं था, सो उसने राजकुमारी कहकर आवाज लगाई तो रेवती खुशी के मारे दौड़ती हुई अपने कक्ष से बाहर आई। रेवती अब 16 साल की हो चुकी थी। उसका सोने जैसा गोरा रंग, उसकी बड़ी बड़ी कटीली आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर मुस्कुराहट भरे भाव और उसका लंबा व सुडौल शरीर, उस पर नागिन की तरह लहराते हुए लंबे लंबे बाल। राजा कामरू ने अपनी पुत्री को एक झलक देखा तो वह देखता ही रह गया। उसकी नजर रेवती के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। रेवती को अपने पिता का इस तरह निहार कर देखना बहुत अजीब लग रहा था। उसे अपने पिता के चेहरे पर एक पिता के प्यार के भाव नहीं, बल्कि कामुकता भरे भाव दिखाई दे रहे थे। रेवती बड़ी उत्सुकता से अपने पिता से मिलने आई थी, परंतु अपने पिता के चेहरे पर उभरते वासना के भावों को देखकर वह बिना कुछ बोले अपने कक्ष में वापस चली गई। राजा कामरू भी अपने कक्ष में आ गया, परंतु रेवती की खूबसूरती देखकर उसके मन में कुटिलता घर कर गई थी। वह चाहकर भी रेवती की खूबसूरती को भुला नहीं पा रहा था। कामवासना की आग में वह इतना अंधा हो गया था कि अपनी ही पुत्री को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। एक पल तो सोचता कि वह किस तरह अपने मंसूबे में कामयाब होगा। उस दिन सारी रात वह इसी उधेड़बुन में लगा रहा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो अगले दिन वह नगर के बाहर रहने वाले बृहत ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे एक सवाल किया कि ऋषिवर, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बगिया में कोई आम का पेड़ लगाया हो और वर्षों तक उसकी देखभाल और रख रखाव किया हो, इसके बाद उस पर आम के फल आ जाएं, तो क्या वह व्यक्ति उस पेड़ से फल तोड़कर नहीं खा सकता है? क्या यह कोई निंदनीय या दंडनीय अपराध होगा? बृहत ऋषि कामरू के मन में भरी कुटिलता को नहीं जानते थे। उन्होंने भी राजा कामरू से कह दिया कि राजन, अपने सींचे हुए पेड़ के फल खाने में कोई बुराई नहीं है। राजा को ऐसा संतुष्टि भरा जवाब मिला, वह बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और अपने महल को आ गया। उसने महल में पहुंचकर अपने सारथी श्रीधर को एक पत्र लिखकर दिया और उससे कहा कि वह इस पत्र को तोरी राज्य के राजा के यहाँ पहुँचाकर आए और वापस आने के बाद मुझे सूचित अवश्य करे। तोरी राज्य में राजकुमार बल्लभ सिंह के पिता राज किया करते थे। श्रीधर ने सोचा कि जरूर महाराज ने इस पत्र में राजकुमारी रेवती के गौना करने का संदेश लिखकर दिया होगा। वह खुशी खुशी तोरी राज्य की तरफ निकल पड़ा। 3 दिन का सफर तय करने के बाद श्रीधर तोरी राज्य में पहुंचा और अपने राजा का दिया हुआ पत्र वहां के राजा को सौंप दिया।
पत्र मिलने पर वहां के राजा ने भी यही सोचा कि कामरू ने अपनी पुत्री रेवती के गौना करने का संदेश भिजवाया है। उन्होंने श्रीधर को वह पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। श्रीधर ने पत्र को पढ़ा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। उस पत्र में लिखा था, तोरी राज्य के महाराज, मैं आपको यह संदेश बहुत पहले ही भिजवाना चाहता था, परंतु मैं अभी तक भी अपने दुख से नहीं उभर पाया हूँ। अभी कुछ महीने पहले मेरी पत्नी जौहर की मृत्यु हो गई थी। मेरी पुत्री रेवती अपनी मां की मृत्यु का सदमा सहन नहीं कर पाई और वह भी कुछ दिन पहले इस दुनिया से चल बसी। अतः आप राजकुमार बल्लभ सिंह का विवाह किसी अन्य राजकुमारी के साथ करा देना। श्रीधर ने पत्र पढ़ने के बाद राजा से चलने की आज्ञा मांगी और उसी समय अपने राज्य के लिए चल पड़ा। पत्र को पढ़ते ही श्रीधर राजा की नियति को भली भांति समझ गया था और सारे रास्ते यही सोचता हुआ चला जा रहा था कि उसके पहुंचने से पहले कहीं वह दुष्ट राजा राजकुमारी रेवती के साथ कोई अनिष्ट न कर दे। मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचकर राजकुमारी को आगाह करना होगा। उसने रास्ते में बिना रुके अपने घोड़े को हवा के वेग से दौड़ाया और अगले ही दिन सुबह सुबह वह महल में पहुंच गया। श्रीधर जब महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उसे महल में जाने से रोक लिया और उसे बताया कि आज महाराज कामरू ने महल के सभी दास दासियों को छुट्टी पर भेज रखा है, इसलिए तुम भी अपने घर वापस चले जाओ। द्वारपालों की बात सुनकर श्रीधर को राजकुमारी के बारे में सोचकर और भी ज्यादा चिंता होने लगी। उसने द्वारपालों से कहा कि वह इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है, क्योंकि वह तो 2 दिन पहले तोरी राज्य के महाराज के पास राजा का संदेश पहुंचाने गया हुआ था और राजा ने उसे खास हिदायत दी थी कि संदेश पहुंचाने के बाद वह राजा को सूचित अवश्य करे। श्रीधर की बात सुनकर द्वारपालों ने उसे महल के भीतर जाने की अनुमति दे दी। श्रीधर राजा की नजरों से छुपते छुपाते राजकुमारी रेवती के कक्ष तक पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि राजकुमारी अभी तलक सोई नहीं है। राजकुमारी रेवती अपनी खिड़की पर खड़ी कुछ सोच रही थी। श्रीधर ने राजकुमारी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे के पास रखे फूलदान में से एक डंडी निकालकर राजकुमारी के पैरों में फेंक दी। राजकुमारी ने पलटकर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, परंतु श्रीधर ने राजकुमारी को चुप रहने का इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, राजकुमारी रेवती, मैं अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, परंतु कुछ ऐसी ही बात है जिसे आपको बताना अत्यंत आवश्यक था। इसके बाद श्रीधर ने राजा के आश्रम जाने से लेकर उसके ससुराल में शोक संदेश पहुंचाने तक की सारी कहानी कह सुनाई और राजकुमारी से कहा, राजकुमारी रेवती, मैं रानी जौहर का बहुत सम्मान करता था और आपका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि रानी जौहर के पिता ने अपनी पुत्री की विदाई करते वक्त मुझे उनका कन्हार बनाकर उनके साथ भेजा था। उसके बाद मैं राजा कामरू का सारथी बनकर यहीं बस गया था। मैं आपको आगाह करना चाहता था, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना राजा की नजरों से बचकर आपको यह सारी बातें बताने चला आया। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया है राजकुमारी, अब आपको क्या करना है यह आप ही तय करना। इसके बाद श्रीधर राजा की नजरों से बचकर महल से बाहर निकल जाता है। राजकुमारी रेवती अपने पिता के उस अजीब से बर्ताव को लेकर पहले से ही परेशान थी, परंतु श्रीधर की बातों को सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने अपने पिता को उस माली की जगह रखकर देखा और खुद को उस पेड़ पर लगे फल की जगह सोचने लगी। उसका पिता एक अय्याश आदमी है, यह तो वह पहले से ही जानती थी, परंतु वह इतना घटिया और घिनौना इंसान होगा इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। उसने तय कर लिया था कि अब वह इस महल में एक पल भी नहीं रहेगी, कहीं भी चली जाएगी, कुछ भी करेगी पर यहाँ नहीं रहेगी। उसने अपनी माँ के सारे गहनों को एक पोटली में बांधकर अपनी कांख में दबा लिया और फिर उसने अपने कमरे में लगे पर्दों को उतारकर एक दुशाला बना लिया।
और अपने आप को उससे पूरी तरह से ढककर महल से बाहर निकल आई। जब द्वार पर तैनात सैनिकों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वह राजकुमारी की दासी सरला है। कल रात को राजकुमारी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए कल उन्होंने मुझे अपने पास ही रोक लिया था, परंतु अब वह बिल्कुल ठीक है। आप तो जानते हैं, आज राजा ने सभी दास दासियों को छुट्टी पर भेज रखा है। अगर आज भी मैं यहाँ रुकी तो यह राजा की आज्ञा की अवहेलना होगी और मुझे उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। द्वारपालों ने राजकुमारी को दासी समझकर उसे जाने दिया। राजकुमारी उस दुशाले में अपने आप को छुपाकर चलती गई और अपने राज्य से बहुत दूर निकल आई। वह तोरी राज्य में पहुंचकर राजकुमार बल्लभ को सारी सच्चाई बता देना चाहती थी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि उसके पिता ने राजकुमार बल्लभ के साथ बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया था। क्या उसके ससुराल में कोई भी उसकी इस बात पर विश्वास करेगा? जिस प्रकार उसके पिता ने समाज में अपनी झूठी साख बना रखी है, तो क्या कोई भी उसकी इस घिनौनी हरकत पर विश्वास करेगा? और अगर उसके ससुराल वालों ने इस बात पर विश्वास कर भी लिया तो वे इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और पेरू राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता के अस्तित्व को ही मिटा देंगे। तब तो और भी ज्यादा अनिष्ट होगा। नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा। वह इसी उधेड़बुन में दिशाहीन होकर रोती हुई चली जा रही थी। अब तक वह पेरू राज्य की सीमा से बाहर निकल आई थी। चलते चलते राजकुमारी के पैरों में छाले पड़ गए थे, परंतु उसके पैरों के छालों में इतना दर्द नहीं था जितना उसके दिल के छालों में था। अपने घायल दिल और टूटी आत्मा को लेकर वह बस चले जा रही थी। राजकुमारी रेवती भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो गई थी। चलते चलते वह एक गांव में पहुंची। उसने अपनी पोटली में से एक सोने का सिक्का निकाला और कुछ खाना खरीद कर खा लिया। शेष बचा हुआ खाना उसने रास्ते के लिए संभाल कर रख लिया और फिर आगे बढ़ गई। अब तोरी राज्य में पहुंचने के लिए उसे नदी को पार करना था। वह नदी किनारे एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठी। कुछ देर विश्राम करने के बाद खाना खाने से पहले वह नदी में अपने हाथ पैर धोने के लिए गई। नदी के पानी में अपनी परछाई को देखकर राजकुमारी का रोना फूट पड़ा। वह सोच रही थी कि ऐसा रूप भी किस काम का जिसे देखकर अपने ही हैवान बन जाएं। काश मुझे विधाता ने कुरूप ही बनाया होता। उसके पैरों के जूते नदी के पानी में गीले हो चुके थे, जिसके कारण उनसे बहुत गंदी बदबू आने लगी थी। राजकुमारी अपने चमड़े के जूतों को लगातार देखे जा रही थी और अपने मन ही मन में बुदबुदा रही थी, हाँ यही ठीक रहेगा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इससे मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और ना ही मुझे देखकर कोई मेरी तरफ आकर्षित होगा। मैं अपने ससुराल में रह भी लूंगी और किसी को अपने पिता का वह घिनौना सच बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा करना सही रहेगा। फिर उसने तसल्ली से बैठकर शेष बचा हुआ खाना खाया और पास के गांव में पूछते पूछते एक मोची के घर पहुंच गई। उसने मोची से एक चमड़े का जोड़ा बनाने की कीमत पूछी तो मोची उसकी बात सुनकर हंस दिया और बोला, बेटी क्यों मजाक करती हो, भला चमड़े का जोड़ा कौन पहनता है? राजकुमारी रेवती ने कहा, बाबा यह जोड़ा मैं अपने लिए बनवाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपको 3 गुना ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी का गंदा सा फटा हुआ दुशाला देखकर मोची को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मोची ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे लिए चमड़े का जोड़ा बना तो दूंगा, पर तुम्हें इसकी कीमत पहले ही देनी होगी। राजकुमारी ने अपनी पोटली में से कुछ गहने निकालकर मोची के हाथ में थमा दिए। इतने कीमती गहने देखकर मोची ने आगे उससे कोई भी सवाल करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इतना धन तो वह सारी उम्र काम करके भी नहीं जुटा पाता। उसने चुपचाप रेवती का नाप लिया और पूछा, बेटी बताओ तुम्हें किस प्रकार का जोड़ा बनवाना है? राजकुमारी रेवती ने कहा, बाबा बस ज्यादा कुछ नहीं,
आंखों से देखने की आजादी, कानों से सुनने की आजादी, नाक से सांस लेने की आजादी और मुंह से बोलने की आजादी। इसके अलावा शरीर का कोई अंग दिखना नहीं चाहिए। उस मोची ने अपनी मदद के लिए 2 और मोचियों को अपने साथ काम पर लगा लिया और जोड़ा बनाने के काम में जुट गया। राजकुमारी ने पूछा, बाबा, जब तक मेरा यह जोड़ा बनकर तैयार होगा, क्या तब तक मैं आपके घर पर ही रह सकती हूँ? मोची ने खुशी से उसे अपने घर पर रहने के लिए कह दिया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी रेवती का चमड़े का जोड़ा बनकर तैयार हो गया। राजकुमारी रेवती ने जब वह जोड़ा पहनकर देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसका जोड़ा इतना बढ़िया बना था कि उसने अपनी पोटली में से कुछ और सोने के सिक्के निकालकर मोची को दिए और उसे धन्यवाद करके तोरी राज्य की तरफ चल दी। रास्ते में चलते चलते पसीने के कारण उसके चमड़े का बना जोड़ा जो कि उसने पहन रखा था उसमें से बुरी दुर्गंध आ रही थी। परंतु रेवती राजकुमार बल्लभ सिंह को एक नजर देखने की चाह में विरह के गीत गुनगुनाती हुई बस अपनी ही धुन में मस्त होकर चले जा रही थी। उसे रास्ते में बहुत सारे अनजान लोग भी मिले। उनमें से कुछ तो उसकी वेशभूषा को देखकर उसकी हंसी उड़ाते निकल जाते, कुछ उस पर तरस खाकर कहते, जाने कौन दुखिया है बेचारी जो इस तरह विरह के गीत गाती जा रही है। और कुछ लोग उसकी बराबर से गुजरते हुए दुर्गंध के मारे अपनी नाक बंद करके निकलते। रेवती को चलते चलते शाम हो गई थी। वह तोरी राज्य में पहुंच तो गई थी। राजमहल पहुंचने में अभी 1 दिन का समय और लगने वाला था, इसलिए रात काटने के लिए वह नगर के बाहर बनी एक सराय में गई तो बदबू के कारण सराय के मालिक ने अपनी सराय में रोकना तो दूर उसे वहां बैठने भी नहीं दिया। रेवती ने सारी रात सराय के सामने एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताई और सवेरा होते ही राजा के महल की सूरत लगा ली। रेवती राजा के महल तक पहुंची तो द्वारपालों ने भी उसकी वेशभूषा को देखकर उसे महल के भीतर जाने से मना कर दिया। रेवती द्वारपालों के सामने बराबर रोती और गिड़गिड़ाती रही कि बस एक बार वे उसे राजा से मिलने दे। कई घंटों की मिन्नतों के बाद एक पहरेदार ने राजा को सूचना दी कि कोई स्त्री चमड़े के बदबूदार कपड़े पहने हुए महल के बाहर खड़ी है और वह महाराज से मिलना चाहती है। राजा ने रेवती को अंदर आने की आज्ञा दे दी। तब कहीं जाकर रेवती महल के भीतर दाखिल हो पाई और राजा से निवेदन किया कि वह किसी दूर दराज के गांव से चलकर आपके पास कुछ काम मांगने के लिए आई है। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मुझे आपके महल में कुछ काम मिल जाए तो मैं अपने आप को बड़ी ही खुशनसीब समझूंगी। मुझे अपने काम के बदले कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप मुझे 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी दे देना, मैं उसी से अपना गुजारा कर लूंगी। राजा के सभी दरबारियों ने चमड़े की बदबू से अपनी नाक बंद कर ली थी और उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा को रेवती की बात सुनकर उस पर तरस तो आ रहा था, पर वे उसके पहनावे के कारण उसे महल के भीतर का कोई काम नहीं देना चाहते थे। काफी देर सोच विचार कर राजा ने उसे जानवरों के बाड़े का काम सौंप दिया। राजकुमारी रेवती की आंखों में पानी भर आया। उसने राजा को धन्यवाद दिया और चलते चलते राजा से कहा कि महाराज, आपने मुझे जो काम सौंपा है मैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगी। बस मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो जाए तो भले ही आप मुझे कौड़ों की मार बरसा लेना, परंतु कभी मुझे काम से हटाकर अपने राज्य से बाहर मत निकालना। और दूसरी बात यह है कि आप या आपका कोई भी दरबारी या अन्य कोई नौकर चाकर मुझसे मेरा यह चमड़े का जोड़ा उतारकर कभी मुझे दूसरे वस्त्र पहनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। रेवती की बात सुनकर राजा हंसने लगा और बोला, ठीक है, अब तुम जाओ और जाकर अपने काम पर लग जाओ। रेवती उसी समय बाड़े में आ गई और गाय भैंसों का गोबर साफ करने लगी।
उस दिन के बाद वह हर सुबह उठकर गाय भैंसों को चारा डालती, उनका गोबर साफ करके उनके कंडे बनाकर थिपती। फिर दोपहर में उनको नदी पर नहलाने के लिए लेकर जाती, और जब नदी के आसपास कोई दिखाई ना देता तो मौका देखकर रेवती स्वयं भी नहाकर अपने चमड़े के जोड़े को धोकर धूप में सुखा देती, और फिर से उसी जोड़े को पहनकर जानवरों को लेकर बाड़े में आ जाती। राजा के आदेश पर महल का रसोइया किसी सैनिक के हाथ रेवती के लिए दोनों समय भोजन भिजवा दिया करता था। अब तक रेवती का नाम भी कोई नहीं जानता था और जानना भी नहीं चाहता था, क्योंकि बदबूदार चमड़े के कपड़े पहनने वाली लड़की से सभी नौकर चाकर दूरियां बनाकर रहते थे। वहाँ कोई भी रेवती से बात नहीं करना चाहता था। इधर रेवती के पिता कामरू को जब रेवती अपने महल में कहीं दिखाई नहीं दी तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी पुत्री मुझ जैसे हैवान पिता से अपनी आबरू बचाने के लिए महल से भाग गई है। कामरू को अपनी घटिया हरकत पर पछतावा हुआ और वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। उसने अपनी कामवासना में अंधा होकर अपनी इकलौती संतान को हमेशा के लिए खो दिया था। ना तो वह राजकुमारी के बारे में अपने नौकर दास दासियों से कुछ पूछ सकता था और ना ही नगर में मुनादी करवा सकता था, और अगर करवा भी देगा तो इससे क्या मदद मिलेगी। सारे नगर में राजकुमारी को कोई पहचानता भी तो नहीं है, क्योंकि आज तक राजकुमारी को किसी ने देखा ही नहीं है। राजा ने अकेले ही गांव-गांव जाकर राजकुमारी को तलाश किया। कई दिनों तक जंगलों में भी भटका, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उसे कहीं पर भी राजकुमारी का कोई नामो निशान नहीं मिला। वह अपनी पुत्री को वापस पाने के लिए पागल सा हो गया। कभी रात भर चिंता में बैठा रहता, कभी खुद पर ही कौड़े बरसाकर अपने आप को सजा देता। जब राजा की हालत पागलों जैसी हो गई तो उसके पड़ोसी राजा ने उसे युद्ध में हराकर उसे मार दिया और उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। इधर रेवती की मृत्यु की खबर सुनकर राजकुमार बल्लभ सिंह का भी यही हाल था। वह सुबह अपने महल से निकल जाता, दिन भर नदी किनारे बैठकर राजकुमारी रेवती की याद में अपनी विरह के गीत गाता। कभी नदी के बहने की आवाज सुनता और कभी पंछियों के चहचहाने की आवाज को सुनकर अपना दिल बहलाने की कोशिश करता, और जब शाम होती तो अपने घर को लौट आता। राजकुमार बल्लभ सिंह की यह हर रोज की दिनचर्या थी। ऐसे ही एक दिन राजकुमार बल्लभ शाम के समय जंगल से लौट रहे थे। उसी समय रेवती गोबर के कंडे थेंपकर बाड़े में जा रही थी। उसके हाथ भी गोबर में सने हुए थे। राजकुमार बल्लभ ने रास्ते से गुजरते हुए रेवती को देखा तो उन्हें भी रेवती के पहनावे को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाड़े के बाहर रास्ते में खड़े हुए लोगों से पूछा कि यह कौन है, पहले तो इसे कभी यहाँ नहीं देखा। उन लोगों ने राजकुमार बल्लभ को बताया कि हमें इसका नाम तो नहीं पता, बस इतना ही पता है कि महाराज ने इसे बाड़े में जानवरों की देखभाल करने के लिए रखा है। इसके कपड़ों से इतनी बदबू आती है, पता नहीं महाराज ने इसे कैसे काम पर रख लिया। इतने में ही राजकुमार बल्लभ के साथ चल रहे सैनिक ने रेवती को आवाज लगा दी, ए लड़की जरा इधर तो आ। रेवती बाड़े के बाहर निकल आई और पूछने लगी, हाँ श्रीमान बताइए क्या बात है, आपने मुझे क्यों पुकारा। उस सैनिक ने कहा, तेरा नाम क्या है लड़की, राजकुमार बल्लभ जानना चाहते हैं। रेवती ने एक नजर राजकुमार बल्लभ को देखा तो वह देखती ही रह गई। वह तो उनको जी भरकर देखना चाहती थी और हमेशा के लिए उन्हें अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। इतने में वह सैनिक फिर से गुस्से में बोला, ए लड़की तू राजकुमार को ऐसे टकटकी लगाकर क्या देखे जा रही है, अपनी नजरों को जरा नीचे ही रख। तूने इससे पहले कोई नौजवान नहीं देखा क्या? हमने तुझे तेरा नाम पूछने के लिए बुलाया था। सैनिक के मुंह से यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे।
और बोले, चमड़े के बदबूदार कपड़े पहनने वाली है, जरूर चमोला नाम होगा इसका। राजकुमार बल्लभ को देखकर रेवती का तो जैसे कलेजा मुंह को निकल आया। वह अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर पिए जा रही थी। वह राजकुमार बल्लभ ही तो थे जिनके लिए रेवती इतने कष्ट उठा रही थी। हड़बड़ाहट में उसे कुछ नाम भी नहीं सूझा तो वह अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बनाकर बोली, हाँ, मेरा नाम चमोला ही है। बचपन में तो मेरे माता पिता ने कुछ और ही नाम रखा था मेरा, परंतु चमड़े के कपड़े पहनने के कारण बाद में सब लोग मुझे चमोला ही कहने लगे। तभी राजकुमार बल्लभ ने उन सभी लोगों से कहा कि तुम सब लोगों को एक स्त्री को देखकर ऐसे व्यंग नहीं करना चाहिए। वह क्या खाती या पहनती है इससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में सभी को अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। इतना कहकर राजकुमार बल्लभ महल की तरफ चले गए। अब तो रेवती के मन में उनके लिए प्यार और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था। रेवती वापस बाड़े में चली गई और जाकर अपना काम करने लगी। अब वहाँ पर सब लोग रेवती को चमोला के नाम से जानने लगे। समय गुजरता रहा, यूं ही दिन बीते, सप्ताह बीते और कई महीने बीत गए। चमोला अपने सभी कामों को पूरी साफ सफाई और सुघड़ाई के साथ समय पर निपटाती थी। उसके नम्रता भरे व्यवहार और कार्यकुशलता से उसके आसपास के लोग यहाँ तक कि स्वयं राजा भी उससे प्रभावित होने लगे। अब सब लोग चमोला से अच्छे से बात करने लगे थे और अब राजा भी कभी कभी जरूरत पड़ने पर उसे बाड़े के काम के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंप देते थे। राजकुमार बल्लभ की हालत को देखकर राजा और रानी दोनों ही परेशान थे। वे राजकुमार बल्लभ की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, मगर राजकुमार बल्लभ इस बात के लिए कतई राजी नहीं थे। उनका कहना था कि शादी और प्रेम तो जीवन में एक ही बार होते हैं, सो मैं शादी तो रेवती के साथ कर ही चुका हूँ, और भले ही वह मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई है, परंतु मुझे प्रेम भी उसी से है। क्या पता मेरी किस्मत में ही कोई दोष हो, वरना रेवती ही मुझे अकेला छोड़कर क्यों जाती, कहीं ऐसा ना हो आप किसी और राजकुमारी से मेरा विवाह करा दे और वह भी रेवती की ही तरह मुझे छोड़कर चली जाए। अगर सच में ऐसा हुआ तब आप क्या करेंगे? ये सारी बातें महल के दास दासियों के जरिए चमोला तक भी पहुंच जाती थी, जिन्हें सुनकर चमोला अपने मन ही मन बहुत खुश होती और सोचती कि वह बड़ी ही किस्मत वाली है जो ऐसे सज्जन पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ है। राजा और रानी राजकुमार बल्लभ से जब भी शादी के लिए पूछते, वह यही कहकर हमेशा मना कर देता था। आखिरकार राजा और रानी राजकुमार बल्लभ से पूछे बिना ही उसके लिए राजकुमारियां तलाशते रहे और अंत में पारसौल राज्य की राजकुमारी सुमेधा से उसका विवाह तय कर दिया। जब राजकुमार की शादी का समय नजदीक आ गया तो एक दिन राजा ने चमोला को दरबार में बुलाया और उससे कहा कि चमोला, तुम तो जानती ही हो, राजकुमार बल्लभ के विवाह का समय नजदीक आ गया है, इसलिए दास दासियों से विवाह के सभी कार्यों को करवाने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम्हारी देख रेख में सभी काम सही से होते हैं। राजकुमार बल्लभ की शादी की बात सुनकर रेवती सुन्न सी पड़ गई। उसके दिल की धड़कनें शांत होने लगी। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उससे उसी की चिता जलाने को बोल दिया हो। उसने राजा को हाँ में सिर हिलाया और बाड़े में आ गई। वह रोजाना की तरह जानवरों को नदी किनारे ले गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोस कोस कर खूब रोई। उसने रो रो कर अपने मन को हल्का कर लिया और कुछ देर बैठकर गहराई से सोच विचार किया। उस दिन उसने अपने दिल और दिमाग को मजबूत करके पक्का इरादा कर लिया कि वह आज के बाद कभी नहीं रोएगी। आखिर वह राजकुमार बल्लभ की पत्नी है।
वह कुछ भी करके इस शादी को तुड़वा देगी और वह राजकुमार बल्लभ को अपनी सारी सच्चाई बता देगी कि उनकी पत्नी राजकुमारी रेवती अभी मरी नहीं है, वह अभी जिंदा है और राजकुमार बल्लभ भी तो अभी तक मुझे भुला नहीं पाए हैं और न ही वे अपना दूसरा ब्याह करना चाहते हैं। अपने मन में पक्का निश्चय करके वह जंगल से लौट आई। अब राजकुमार बल्लभ की शादी में बस 2-3 दिन ही शेष बचे थे। महल में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और राजा ने शादी की सभी तैयारियों का कार्यभार चमोला को ही सौंप रखा था। चमोला वैसे तो शादी के सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, परंतु फिर भी वह अंदर ही अंदर चिंता में डूबी रहती थी कि वह ऐसा क्या करे जिससे राजकुमार बल्लभ की शादी होने से रुक जाए। तभी किसी दूर दराज के गांव से एक कुम्हार घड़े लेकर आया और चमोला से पूछने लगा कि वह इन घड़ों को कहां पर रखवा दे, पर चमोला तो अपने ख्यालों में ही डूबी हुई थी। उसने कुम्हार को कोई जवाब नहीं दिया। कुम्हार ने चमोला से कई बार पूछा तो वह झुंझलाकर बोली, जाओ और जाकर दरवाजे के बाहर पटक दो। कुम्हार ने सोचा शायद राजा के यहाँ यही रिवाज होगा। उसने अपने गधे के ऊपर लदे हुए सभी घड़ों को एक एक करके उतारा और महल के द्वार पर पटक दिया। कुम्हार को घड़े फोड़ते हुए राजा के मंत्री ने देख लिया और उसने जाकर राजा से उसकी शिकायत कर दी। राजा ने कुम्हार को महल में बुलाकर पूछताछ की तो उसने बता दिया कि उसे ऐसा करने के लिए चमोला ने कहा था। चमोला का नाम सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत ही चमोला को दरबार में बुलाया और पूछा कि राजकुमार की शादी में उसने ऐसा अपशगुन क्यों करवाया। चमोला ने कहा, महाराज, जैसा कि आपको तो पता ही है, मुझे महल के और भी तो बहुत से काम निपटाने हैं, बस उन्हीं के बारे में सोच रही थी और यह कुम्हार मुझसे बार बार पूछकर मुझे परेशान किए जा रहा था। बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे कह दिया कि बाहर ले जाकर पटक दो। राजा ने चमोला से कहा कि तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए सजा तो जरूर मिलेगी। राजा ने अपने मंत्री से कहकर सजा के तौर पर चमोला को 20 कौड़े लगवाए और आगे से सावधानी के साथ काम करने के लिए कहा। चमड़े के जोड़े को पहनने के कारण चोट से थोड़ा बचाव तो हो गया था, मगर उतना भी नहीं। चमोला दर्द से करहाती हुई बाड़े में आ गई और एक कोने में बैठकर खूब रोई। थोड़ी देर में तेली तेल के मर्तबान लेकर आया। उसने भी चमोला से पूछा कि वह तेल के बर्तनों को कहां पर रखवा दे। चमोला भले ही अभी अभी कौड़ों की मार खाकर आई थी, परंतु फिर भी वह इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि राजकुमार बल्लभ की शादी का कोई भी काम सही से ना हो जाए। उसने तेली से कहा कि वह तेल के मर्तबानों को ले जाकर महल के पीछे वाली नालियों में पलट दे, क्योंकि हमारे राजा के यहाँ किसी भी शादी समारोह में शगुन के तौर पर तेल को महल के पीछे की नालियों में बहाया जाता है। तेली ने वैसा ही किया। राजा के मंत्री, जिसको सारे विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई थी, उसने जब यह सब देखा तो वह सख्ते में आ गया और तेली को पकड़कर राजा के महल में ले गया। राजा के पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने यह सब चमोला के कहने पर किया है। चमोला का नाम सुनकर राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने तो चमोला की सूझबूझ को देखकर ही उसे इन सब कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी थी। आखिर चमोला ऐसा कर क्यों रही है, यह बात तो खुद राजा को भी समझ नहीं आई। उन्होंने चमोला को फिर से दरबार में बुलवाया और पूछा कि इस बार उसने ऐसा क्यों किया। चमोला ने कहा, महाराज, इसमें पूछने वाली बात ही क्या थी, आप ही बताइए, तेल को कहाँ रखते हैं? रसोई घर में ही रखते हैं ना। तब क्या हुआ अगर इसने तुमसे पूछ ही लिया था तो तुम्हें तो ठीक से बताकर तेल को रसोई घर में रखवा देना चाहिए था। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें इन सब कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी थी? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारी इस करतूत के लिए अपने राज्य से अभी निकाल सकता हूँ, परंतु तुम्हारी शर्त के कारण छोड़ रहा हूँ।
इस बार राजा ने चमोला को महल के सभी कामों से हटाकर वापस बाड़े के काम पर लगा दिया और सजा के तौर पर उसे 40 कौड़े मारने का आदेश दिया। कौड़ों की मार से चमोला करहा उठी और राजा से विनती की कि वह अब आगे ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब उसे महल के किसी भी काम में दखल अंदाजी करने की कोई इजाजत नहीं थी। अगले दिन राजा के महल का रसोइया मेहमानों के लिए शाही खाना बनवाने में लगा हुआ था। चमोला को महल के भीतर जाने की अनुमति तो थी नहीं। वह इस काम के लिए किसी मौके की तलाश कर ही रही थी। तभी उसे मंत्री साहब बाहर घूमते हुए नजर आए। वह जल्दी से उनके पास गई और बोली, मंत्री साहब, वैसे तो रसोई घर के महाराज बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, परंतु फिर भी आपको एक बार भोजन को चखकर अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि यह तो हमारे महाराज की इज्जत का सवाल है। कहीं खाने में कोई चूक हो गई तो कहीं आपका भी वही हाल ना हो जाए जो मेरा हुआ है। मंत्री साहब अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उनको इतना समय ही नहीं था, सो उन्होंने इस काम के लिए चमोला को ही बोल दिया, क्योंकि उन्हें अब पूरा विश्वास था कि कौड़ों की इतनी मार खाने के बाद तो चमोला कोई गड़बड़ नहीं करेगी। चमोला को और क्या चाहिए था, वह झट से रसोई घर में गई और महाराज से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर देने को कहा। रसोई घर के महाराज को चमोला के द्वारा की गई शैतानियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो इतना ही पता था कि चमोला को महाराज ने ही भेजा होगा। उसने चमोला को थोड़ा थोड़ा सा खाना चखने को दिया तो वह खाना चखकर बोली, यह खाना बहुत फीका है। हमारे महाराज का सख्त आदेश है कि उनके मेहमानों के खाने में नमक, मिर्च और मसाले अधिक मात्रा में होने चाहिए। रसोई घर में जितने भी मिर्च मसाले बचे हुए थे चमोला ने सारे ही खाने में मिलवा दिए और बाहर आकर मंत्री साहब से बोली, मुझे तो खाना अच्छा नहीं लगा, एक बार आप भी रसोई घर में जाकर भोजन को चखकर अवश्य देख लेना, कहीं महाराज के क्रोध का सामना न करना पड़े। चमोला की बात सुनकर मंत्री साहब को उस पर कुछ संदेह हुआ। वह जल्दी ही रसोई घर में पहुँचे और भोजन का स्वाद चखकर देखने लगे। पर यह क्या, उन्होंने खाना जैसे ही जीभ पर रखा वैसे ही जमीन पर उगल दिया और रसोई घर के महाराज को खूब झाड़ लगाई। रसोइये ने मंत्री साहब को बताया कि उन्होंने तो खाना अच्छे से ही बनाया था, परंतु चमोला के कहने पर उन्हें भोजन में अधिक मिर्च मसाले मिलाने पड़े। सच्चाई पता चलने पर मंत्री ने फिर से चमोला की शिकायत राजा से कर दी। मंत्री की बात सुनते ही राजा का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने चमोला को दरबार में बुलाया और उससे बिना कुछ पूछे उसे पूरे 200 कौड़े लगाने की सजा सुनाई। भरे दरबार में चमोला को कौड़ों की मार पड़ने लगी। कुछ देर तक तो चमोला कौड़ों की मार झेलती रही, फिर दर्द के मारे करहाने लगी। कौड़ों की मार से उसका चमड़े का बना जोड़ा भी कहीं कहीं से फटने लगा था। अभी तक तो वह दिल के दर्द को ही लिए बैठी थी, परंतु अब तो उसके शरीर में भी असहनीय पीड़ा हो रही थी। वह दर्द से तड़प उठी और राजा के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। राजा को एक बार फिर से उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने राज्य से तो नहीं निकाला, परंतु महल में कभी प्रवेश न करने का आदेश दिया। पूरे 200 कौड़े खाने के बाद चमोला दर्द से करहाती हुई बाड़े में आ गई और भरी दोपहरी में ही जानवरों को नहलाने के लिए नदी किनारे ले गई। चमोला जानवरों को नदी में छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी उसकी नजर गांव की तरफ से आते हुए शाही दर्जी पर पड़ी। वह अपने हाथों में राजकुमार बल्लभ के लिए शाही पोशाक बनाकर ले जा रहा था। चमोला झट से उठी और एक झाड़ी के पीछे छुपकर उसके अपनी बराबर से गुजरने का इंतजार करने लगी, और जैसे ही वह दर्जी उसकी बगल से गुजरा चमोला ने झट से उसके पीछे से जाकर उसे धक्का दे दिया और उसके हाथ से वह पोशाक छीनकर वापस झाड़ी के पीछे छुप गई।
जब तक दर्जी ने उठकर अपने आप को संभाला और इधर उधर अपनी नजर घुमाकर पता करने की कोशिश की, तब तक तो चमोला ने राजकुमार की पोशाक को कीचड़ से भरे गड्ढे में दबाकर छुपा दिया और बिल्कुल अनजान सी बनकर पेड़ के नीचे आकर ऐसे बैठ गई जैसे कुछ जानती ही नहीं है। उसने यह काम इतनी फुर्ती के साथ किया कि दर्जी को उस पर शक भी नहीं हुआ और वह सीधा महल में चला गया। उसने महल में जाकर राजा को सारी बात बताई। इस बार चमोला को मार पड़ने से बच गई, क्योंकि इस बार उसके खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। अगले दिन राजकुमार बल्लभ की बारात जाने वाली थी। चमोला ने पहले से ही तय कर लिया था कि वह यहाँ तो कुछ नहीं कर पाई, परंतु अपना भेष बदलकर बारात में जाएगी और वहाँ पर कुछ ना कुछ करके इस शादी को तुड़वा ही देगी। उसने पहले से ही बारात में जाने के लिए एक साड़ी लेकर रख ली। अगले दिन उसने जल्दी जल्दी बाड़े का सारा काम निपटा दिया और जानवरों को भी नहलाकर चारा डालकर निश्चिंत हो गई। फिर बारात निकलने से पहले ही वह नदी किनारे पहुंच गई और नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो गई। अपने चमड़े के जोड़े को उसने पत्तों में लपेटकर एक पेड़ पर सुरक्षित बांध दिया, जिससे कि वह वापस आकर उसे फिर से पहन सके। अब वह एक झाड़ी के पीछे छुपकर बारात के निकलने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद राजकुमार बल्लभ की बारात उस रास्ते से गुजरी। जब बारात के आदमी काफी आगे निकल गए तो चमोला भी उनका पीछा करते करते छुपते छुपाते उनके साथ साथ चल दी। रास्ते में बारात कहीं रुकती तो चमोला भी पहले ही रुक जाती और बारात चलती तो चमोला भी चल पड़ती। उस दिन दोपहर से चलते हुए अगले दिन शाम के समय राजकुमार बल्लभ की बारात पारसौल राज्य में पहुंची। बारात का भव्य स्वागत किया गया और एक बड़े से मंडप में सभी बारातियों को ठहराया गया। चमोला भी मौका देखकर वहां की दासियों के साथ महल के अंदर चली गई और किसी दासी से पता लगाकर राजकुमारी सुमेधा के कक्ष तक पहुंच गई। वहां पर कुछ दासियां राजकुमारी सुमेधा को उपटन लगा रही थी। राजकुमारी सुमेधा कटीले नैन नक्श वाली बहुत सुंदर युवती थी। ऐसा मोहक रूप जो किसी का भी मन मोह ले, बस थोड़ा रंग ही सांवला था। और फिर सुमेधा कितनी भी ज्यादा सुंदर क्यों ना हो, चमोला को तो वह अपनी सौतन के रूप में ही दिखाई दे रही थी। चमोला ने राजकुमारी सुमेधा के सांवले रंग को ही अपना हथियार बनाया और उपटन रगड़ती हुई एक दासी से बोली, बहन मेरा भाई राजकुमार बल्लभ के यहीं नौकरी करता है। वह बता रहा था कि राजकुमार बल्लभ तो बहुत सुंदर हैं। वैसे तो राजकुमारी सुमेधा भी काफी सुंदर है, पर कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी के श्यामल रंग के कारण राजकुमार बल्लभ उनसे बात ही ना करे। दूसरी दासी ने कहा, हाँ बहन तुम कह तो ठीक ही रही हो। चमोला बोली, सच बताऊं बहन, मुझे तो राजकुमारी सुमेधा के बारे में सोच सोच कर चिंता हो रही है। चमोला ने कहा, बहन अगर आप सब बुरा ना माने तो मैं एक उपाय तुम्हें बताती हूँ, जिससे राजकुमारी सुमेधा का रंग दूध जैसा गोरा हो जाएगा और इसके लिए तुम्हें महाराज से इनाम भी मिलेगा। वहाँ पास खड़ी दासियाँ बोली, हाँ हाँ बहन, अगर तुम कोई ऐसा तरीका जानती हो तो जल्दी बताओ, फिर हमें राजकुमारी को वरमाला के लिए तैयार भी करना है। चमोला ने कहा, तुम जो यह उपटन राजकुमारी को लगा रही हो, उसे राजकुमारी के शरीर पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दो, तब तक मैं जंगल से एक जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। दासियों ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में चमोला जंगल से कुछ कटेले के पत्तों को पीसकर ले आई और दासियों को देकर बोली, यह लो बहन, पहले तुम इस जड़ी बूटी को लगाकर अच्छे से रगड़ रगड़ कर राजकुमारी के शरीर पर लगे हुए उपटन को उतारना, फिर खोलते पानी से राजकुमारी को नहला देना। इससे राजकुमारी के बदन में कुछ देर जलन तो अवश्य होगी, परंतु उनकी रंगत एकदम निखर जाएगी। दासियां चमोला की दी हुई जड़ी बूटी को लेकर राजकुमारी को नहलाने के लिए गुसलखाने में ले गयी।
और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि चमोला ने उनको करने के लिए कहा था। इस दौरान राजकुमारी सुमेधा को बहुत पीड़ा हो रही थी, परंतु गोरा होने के चक्कर में वह भी किसी दासी को कुछ नहीं बोली। चमोला तो अपना काम करके वहाँ से हवा की तरह निकल गई और रात भर चलते चलते अगले दिन दोपहर के समय तक उसी जगह पर पहुँच गई जहाँ पेड़ पर वह अपने चमड़े के जोड़े को बांधकर गई थी। वापस आकर उसने अपने उसी जोड़े को पहन लिया और जो साड़ी वह पहनकर गई थी उसे नदी किनारे कीचड़ से भरे गड्ढे में दबा दिया और फिर सारी बातों से बिल्कुल अनजान बनते हुए बाड़े में जाकर जानवरों की देखभाल करने लगी। इधर जब दासियों ने राजकुमारी सुमेधा को खोलते पानी से नहलाया तो इसके बाद उनके सारे शरीर पर फफोले बन गए। जैसे तैसे करके वरमाला की रस्म तो हो गई थी, परंतु फेरों का समय होने तक राजकुमारी सुमेधा के उन फफोलों में पानी भर गया और वे कपड़ों और गहनों की रगड़ खाने से एक एक कर फूटने लगे। राजकुमारी सुमेधा की ऐसी हालत होने पर राजा ने उन दासियों को तुरंत अपने महल से निकाल दिया और चारों तरफ चमोला की ढूंढ मच गई, परंतु उसका कहीं नामो निशान नहीं मिला। आखिरकार राजकुमारी सुमेधा का विवाह संपन्न तो हो गया था, पर विदाई का समय होने तक उसके शाही कपड़े उसके फूटे हुए फफोलों पर चिपक गए। राजकुमारी सुमेधा दर्द के मारे लगातार रोए जा रही थी, मगर उसके दर्द का किसी को पता नहीं था। सब लोग यही समझ रहे थे कि राजकुमारी सुमेधा अपने परिवार से बिछड़ने की वजह से इतना रो रही है। वह राजवैद्य के द्वारा दिया गया जड़ी बूटियों का घोल तो पी चुकी थी, परंतु उसके द्वारा दी गई औषधि का लेप अभी नहीं कर सकती थी। उनके माता पिता ने सोचा कि उनकी पुत्री ने औषधि तो पी ही ली है, बस शरीर के बाहरी जख्म है, सो वह अपने ससुराल पहुंचकर औषधि का लेप लगा लेगी तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। पूरे 1.5 दिन का सफर तय करने के बाद राजकुमारी सुमेधा अपने ससुराल पहुंची। तब तक उसके शरीर के जख्म इतने ज्यादा गहरे हो गए थे कि राजकुमारी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। यहाँ पर भी राजकुमार बल्लभ के माता पिता ने अपने राजवैद्य को बुलवाकर उसके द्वारा दी गई जड़ी बूटियों का अर्क निकालकर राजकुमारी सुमेधा को पिलाया और औषधियों का लेप भी करवाया, परंतु राजकुमारी सुमेधा पर औषधियों का कोई असर नहीं हुआ और लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और विवाह के 3 दिन बाद ही राजकुमारी सुमेधा की मृत्यु हो गई। सारे महल में शोक का माहौल बन गया। राजकुमारी सुमेधा की मौत ने राजकुमार बल्लभ को भीतर तक तोड़ दिया था। उसने अपने माता पिता से कहा कि अब तो आप खुश होंगे ना, मेरे मना करने के बावजूद भी आपने मेरा दूसरा विवाह करा दिया और सुमेधा की मौत का गुनहगार बना दिया। मैंने कहा था आपसे शायद मेरी कुंडली में ही कोई कमी है, पर आप लोग नहीं माने। अगर अब भी आपने मेरा विवाह करने का जिक्र भी किया तो मैं इस महल को छोड़कर ही चला जाऊंगा। राजकुमार बल्लभ अपने आप को ही राजकुमारी सुमेधा की मौत का जिम्मेदार समझने लगा और अब वह पहले से भी ज्यादा उदास रहने लगा और उसने फिर से अपनी पहले वाली दिनचर्या अपना ली। इधर चमोला को भी जब महल के दास दासियों के द्वारा राजकुमारी सुमेधा की मृत्यु की खबर मिली तो वह बहुत रोई। वह राजकुमारी सुमेधा को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसका इरादा तो बस राजकुमार बल्लभ की शादी को रुकवाने का था। वह पश्चाताप की आग में जलने लगी, क्योंकि उसी की नादानियों की वजह से तो राजकुमारी सुमेधा की मृत्यु हुई थी। अब वह भी अपना ज्यादातर समय जंगल में ही बिताने लगी। राजकुमार बल्लभ एकांत की वजह से नदी किनारे बैठता था, परंतु जब चमोला जानवरों को नदी पर नहलाने ले जाती तो जानवरों के रंभाने की आवाज से वह परेशान हो जाता। एक दिन राजकुमार बल्लभ ने सोचा कि वह चमोला को जाकर बोल देगा कि वह इन पशुओं को नदी के दूसरे छोर पर ले जाया करे। इसी इरादे के साथ राजकुमार बल्लभ चमोला के पास आया।
लेकिन उस समय चमोला अपने चमड़े के जोड़े को धूप में सुखाकर नदी में नहाने चली गई थी। चमड़े के जोड़े के पास एक सफेद रंग की साड़ी भी पड़ी हुई थी। यह देखकर राजकुमार बल्लभ इतना तो समझ गया था कि यह स्त्री जो कोई भी है, इस चमड़े के जोड़े के नीचे इस सफेद साड़ी को भी लपेटती है। आखिर ऐसी क्या बात है जो यह अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने आप को इस बदबूदार चमड़े से ढककर रखती है। इस सफेद साड़ी को देखकर उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे, पर उस समय वह यह सोचकर उल्टे पांव लौट गया कि किसी पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखना उचित नहीं होगा, और उस जगह से दूर जाकर झाड़ी के पीछे जाकर बैठ गया। वह कुछ समय बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो चमोला सफेद रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। उसे देखकर राजकुमार बल्लभ को ऐसा लगा मानो आसमान से कोई परी उतरकर वहां खड़ी हो। यह दृश्य देखकर राजकुमार बल्लभ भौंचक्का सा रह गया। वह झाड़ी की ओट से सब देखता रहा। राजकुमार की तरफ से चमोला की पीठ फिरी हुई थी। वह चमोला का चेहरा तो नहीं देख पाया, उसे बस चमोला के गौरे गौरे हाथ ही दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ मलाई से भी ज्यादा गौरे थे। अब तो राजकुमार बल्लभ के मन में चमोला की असलियत जानने की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई। रोज की तरह जब भी चमोला जानवरों को लेकर नदी किनारे आती, उस समय राजकुमार बल्लभ एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ जाता। अगले दिन चमोला फिर से चमड़े के जोड़े को धूप में सुखाकर नदी में नहाने के लिए चली गई। उसी समय मौका देखकर राजकुमार बल्लभ झाड़ी के पीछे से आया और अपनी अंटी में से खंजर निकालकर चमोला की उस चमड़े की पोशाक के टुकड़े टुकड़े करके झाड़ी में छुपा दिए। थोड़ी देर में चमोला नदी से नहाकर आ गई। उसे वहां अपना चमड़े का जोड़ा दिखाई नहीं दिया। वह अपने मन में बहुत घबरा गई। उसे एहसास हो गया था कि उसके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो उसकी असलियत को जान गया है। उसने जल्दी से अपनी सफेद साड़ी को बदन पर लपेटा और फैसला कर लिया कि अब वह पेरू राज्य में नहीं रहेगी और किसी दूसरे नगर में चली जाएगी। यह सोचकर चमोला जानवरों को नदी पर ही छोड़कर दूसरी तरफ चल दी। राजकुमार बल्लभ एक पेड़ के पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी रेवती तो कई सालों पहले मर चुकी है। राजकुमार बल्लभ ने अपने वहम को दूर करने के लिए चमोला को पीछे से आवाज लगाई, राजकुमारी रेवती कहाँ जा रही हो? अपना असली नाम सुनते ही चमोला एकदम से चौंक गई और उसने पलटकर देखा तो पाया कि वह राजकुमार बल्लभ थे जिन्होंने उसे रेवती कहकर आवाज लगाई थी। राजकुमार बल्लभ को देखते ही राजकुमारी रेवती अपने होश खो बैठी और राजकुमार बल्लभ के गले लगकर खूब फूट फूट कर रोई। राजकुमार बल्लभ के पूछने पर रेवती ने उन्हें सारी आपबीती कहानी कह सुनाई। राजकुमार बल्लभ ने कहा, तुम पर इतने जुल्म हुए, कौड़ों की मार बरसाई गई, तुम मेरे कारण सब कुछ बर्दाश्त करती रही। कम से कम तुम मुझे तो बता ही सकती थी। बस अब और नहीं। मैं तुम्हारे पहले के दुखों को तो मिटा नहीं सकता, पर आज तुम्हें ये वचन देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें अपने जीवन में किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। अब तुम चमोला बनकर नहीं बल्कि राजकुमारी रेवती बनकर मेरे साथ महल में चलोगी। राजकुमार बल्लभ उसी समय रेवती को अपने साथ महल में ले आया और अपने माता पिता को भी रेवती के जीवन की सारी कहानी बताई। रेवती के पिता कामरू की घिनौनी सच्चाई जानकर राजा को बहुत क्रोध आया। वह तो कामरू के राज्य पर आक्रमण करके उसे बंदी बनाकर अपनी बहू के चरणों में डाल देना चाहते थे, परंतु गुप्तचरों के द्वारा उन्हें उसकी मृत्यु का समाचार मिला तो उनका क्रोध शांत हो गया। राजा और रानी दोनों ने रेवती को समझाया कि बेटी, तुमने बड़ी ही हिम्मत और होशियारी के साथ अपने जीवन की हर परिस्थिति का मुकाबला किया है। इससे तो तुम्हें अपनी पुत्रवधू बनाने में
हमें गर्व महसूस हो रहा है। राजा और रानी ने फिर से रेवती और राजकुमार बल्लभ का विवाह कराया और अब वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। अपना कीमती समय देकर वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।